नमस्कार। देखिए इस समय एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है और एसआईआर फॉर्म भरने में किस तरीके से ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वेरी हमारे पास आ रही थी कि एसआईआर फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतदाताओं को पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि उनको जो फॉर्म है उसको किस तरीके से भरना है। देखिए बीएलओ हालांकि घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन एक बीएलओ के पास लगभग 3 से 4 हजार मतदाताओं की जिम्मेदारी है। वह हर घर में जा रहे हैं। किसी घर में 10 मतदाता हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8 हैं। तो उनको काफी समय खराब करना पड़ रहा है, वो सब तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में इन बीएलओ की समस्याएं कैसे दूर की जा सकती है, उनके काम को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि इस समय उनके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं कि ऐसे में उनको मानसिक जो समस्याएं हैं वह भी खड़ी हो रही है। एक दुखद घटना हमने देखी कि एक बीएलओ ने काम के दबाव में इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो इन बीएलओ की मदद हम एक जागरूक इंसान के नाते कैसे कर सकते हैं, कैसे इन एसआईआर फॉर्म को एक आसान तरीके से भर सकते हैं और बीएलओ को ये फॉर्म जमा कर सकते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। देखिए ये जो एसआईआर फॉर्म है ये इस समय किया जा रहा है, पुनरीक्षण ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि कोई भी जो मतदाता है, वैध मतदाता है, वो इस सूची में आने से न छूटे और जो अपात्र व्यक्ति हैं वो वोटर की लिस्ट में शामिल न हो पाए। इसका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रहे और अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में ना आ पाए। तो आज नगरी मीडिया के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये एसआईआर का फॉर्म भरना है, बिल्कुल आसान तरीके से। महज 2 से 3 मिनट के समय में आप ये अपना फॉर्म भर लेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन वाली स्थिति है जिसके चलते एसआईआर का फॉर्म भरने में काफी समस्याएं खड़ी हो रही है। मैंने खुद जब फॉर्म भरा तो मुझे पता पड़ा कि कितनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। बीएलओ के पास गया, बीएलओ की मदद लेकर मैंने अपने फॉर्म भरे और उनको सबमिट भी कराया। अब ये जो जानकारी है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है जल्द से जल्द और कैसे उनको बीएलओ के पास सबमिट करना है। तो चलिए इस फॉर्म की हम यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं खुद का ही जो प्रपत्र है, जो परिगणना प्रपत्र है वो लेके आया हुआ हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको एसआईआर फॉर्म दिया जाएगा उसमें इस तरीके की कुछ जानकारियां हैं जो भरी हुई मिलेंगी। सबसे पहले निर्वाचक का नाम ललित कुमार आएगा, इपिक नंबर आएगा, हालांकि मैंने इसको काट रखा है, फिर आपका पता आएगा। जब दूसरा कॉलम आप देखेंगे तो उसमें आपका क्रम संख्या आएगा, भाग संख्या आएगी और आपका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो यहाँ पर आएगा। आपका एक फोटो भी यहाँ पर जो पहले की आपकी वोटर आईडी है उसमें लगा हुआ है। यहाँ पास में एक कॉलम दिया है वर्तमान फोटो खिंचवाएं, तो आप ये इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ आपको आपकी वर्तमान फोटो, अभी लेटेस्ट खिंची हुई फोटो ही आपको यहाँ पर चस्पा करनी है। अब सबसे पहले आपको ये ऊपर का एक पूरा कॉलम नजर आ रहा है, देखिए मैं पेन से मार्क कर रहा हूं, ये पूरा कॉलम नजर आ रहा है। इसको भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर जन्म तिथि भरनी है। जो पहला कॉलम है जन्म तिथि, इसमें साफ लिखा हुआ है DDMMYY, यानी कि डेट मंथ ईयर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेट भरनी है, फिर आपको मंथ भरना है और फिर आपको यहाँ पर ईयर भरना है। अब आ जाते हैं आधार संख्या। आधार संख्या वैकल्पिक है, आपका आधार नंबर इसमें भरना आवश्यक है, तो यहां आपका आधार नंबर भरा जाएगा। 2 कॉलम आपने भर दिए। अब मोबाइल नंबर, देखिए जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, वो ही नंबर आपको यहां पर देना है, आप वो यहां पर भर दीजिए। अब सबसे चौथा नंबर आता है पिता अभिभावक का नाम। यहां पर आपको अपने पिता का नाम भरना है, मैंने यहां पर अपने पिता का नाम भरा। इसके बाद पिता अभिभावक की इपिक आईडी, या इपिक आईडी आपको बता दें कि वो है जो आपका वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर BLS से शुरू हो रहा है, तो आपके पिता की वोटर आईडी का नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है, तो ये कंपलसरी नहीं है
यदि उपलब्ध है तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आपकी माता का नाम आएगा और वही इपिक आईडी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, डैश लगा दीजिए। फिर यदि आप शादीशुदा हैं, महिला है तो उसे अपने पति का नाम भरना है, पुरुष है तो उसे अपनी पत्नी का नाम भरना है यहाँ पे, और वो ही उसकी इपिक आईडी। यदि नहीं है तो भरना जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये बिल्कुल आसान है। इन जो कॉलम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। इनको भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, बिल्कुल आराम से भरा जा रहा है। अब समस्या आ रही है इन 2 कॉलम में। देखिए ये 2 कॉलम आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है क्योंकि इन कॉलम पर ही पूरा आपका ये फॉर्म निर्भर कर रहा है। सबसे ज्यादा समस्या है लोगों के सामने ये आ रही है कि उनको ये लेफ्ट वाला कॉलम भरना है, राइट वाला कॉलम भरना है। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि जो लेफ्ट वाला कॉलम है, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचन का विवरण। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपका वोटर आईडी 2002 की जो मतदाता सूची है उससे पहले बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आवेदन भरा जिसमें मेरी मम्मी का मैंने आवेदन भरा, अब उनका वोटर आईडी 2002 से पहले का बना हुआ है तो उनका विवरण यहां लिखा गया। यदि आपका वोटर आईडी 2002 से पहले का है तो सबसे पहले यहां पर वो नाम लिखना है जिसका वोटर आईडी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मेरी मम्मी का भरा, मेरी मम्मी का नाम लिखा, इसके बाद यहां पर उनका इपिक नंबर लिखा, इसके बाद रिश्तेदार का नाम, यानी कि रिश्तेदार के नाम में उनके मेरे पिताजी का नाम मैंने यहां पर भरा, फिर उनका रिश्ता पति, फिर उसके बाद जिला, जहां आप जिले में जिस जिले से वोटर आईडी आपका था, फिर राज्य का नाम आ गया, फिर आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि आप 2002 में कौन से विधानसभा क्षेत्र में थे, कहां से आपने मतदान किया था, वो यहां पर भरा जाएगा। वो आपकी जो मतदाता सूची है, देखिए जितने भी बीएलओ हैं उन सभी बीएलओ ने 2002 की मतदाता सूची है वो आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आपके पास वो मतदाता सूची नहीं है तो आप जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान की, उस पे जाएं और वहां आपको इसकी पूरी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। इसकी जो वेबसाइट है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसकी वेबसाइट आपको मिलेगी सीईओ राजस्थान, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सीईओ राजस्थान में जाएंगे और 2002 की जो वोटर लिस्ट आएगी उसमें आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर भरनी है, आपका भाग संख्या यहाँ भरना है और क्रम संख्या यहाँ पर भरनी है। अगर आपके पास पहले से कोई स्लिप है, जब आपने मतदान दिया हो आपके पास स्लिप है, तो आप उसको आसानी से यहाँ पर भर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड का कॉलम है ये उन्हीं मतदाताओं के लिए है जो 2002 से पहले के जो मतदाता सूची थी उनमें उनका नाम था। ये कॉलम सिर्फ उन्हीं को भरना है। 2002 के बाद वाले जितने भी मतदाता हैं उनको ये कॉलम नहीं भरना है। 2002 के बाद वाले को ये जो राइट साइड का कॉलम है, जो इस फॉर्म के राइट साइड में आपको नजर आ रहा है, ये कॉलम भरना है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है कि कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। बीएलओ हालांकि मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, वो घर घर जाके फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म को वो सबमिट भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। इसलिए हमें एक जागरूक नागरिक बनते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। और ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि बीएलओ की मदद हो, आपका भी आसान काम हो और आपका फॉर्म जल्द से जल्द भरा जाए। अब इस वाले फॉर्म में हम आ जाते हैं। देखिए इस वाले को भरना बहुत आसान है, आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि सबसे पहले देखिए यहां पर उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष पुनरीक्षण के अनुसार, ठीक है। अब यहां सबसे पहले ऊपर जो नाम है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, तो यहां पर मैंने सबसे ऊपर जो है मेरे पिताजी का नाम लिखा, यहां मैंने पिताजी का नाम लिख दिया। सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है यहां आपको अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे मतदाता ये गलती कर रहे हैं कि वो खुद का नाम यहां लिख रहे हैं, जो 2002 के बाद के मतदाता हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम 2002 के बाद जुड़ा है। यहां गलती से भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपने पिताजी या अपने माताजी का नाम लिखना है जिनका आपके पास पूरा डाटा हो। अब देखिए चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी राहत दी है कि यदि आपके पास आपके पिताजी और माताजी का डाटा नहीं है, उनके वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहे हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र का कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने दादा दादी,
या फिर आप अपने नाना नानी, इन 6 में से यानी माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, इन 6 में से किसी भी व्यक्ति का विवरण यहां पर भर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने माता पिता का ही भरना हो। दादा दादी, नाना नानी का भी आप यहाँ विवरण भर सकते हैं कि 2002 से पहले वो राजस्थान के मतदाता थे या फिर जिस भी राज्य के वो मतदाता थे। अब उनका इपिक नंबर उपलब्ध हो तो देखिए, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको उनका इपिक नंबर देना हो। जब आप मतदाता सूची 2002 की में जाएंगे, जब आपके नाम, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी, जिसका भी हो, आपको वहां यहाँ नाम भरना है, इपिक नंबर की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, यानी कि उस मतदाता जो उनकी वोटर आईडी थी उसमें उनके गार्जियंस का नाम क्या लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मी नारायण जी था, मैंने यहाँ उनका नाम भरा, इपिक नंबर मेरे पास उपलब्ध नहीं था इसलिए मैंने भरा नहीं। उनके रिश्तेदार का नाम यानी कि मेरे दादाजी का नाम क्या था वो यहाँ पर आपको भरना है, और रिश्ते का नाम यानी कि यहाँ उनका भरना है पिता, यानी कि सुखाराम जी लक्ष्मी नारायण जी के पिता हैं, वो आपको यहाँ पर भरना है। अब जिला कौन सा है, मेरे पिताजी किस जिले में रहते थे 2002 में, वो यहाँ मैंने भर दिया जयपुर, ये हो गया। अब राज्य यहाँ आ गया राजस्थान। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, देखिए 2002 में जब मेरे पिताजी जयपुर में थे और उनका जो विधानसभा क्षेत्र था, जो निर्वाचन क्षेत्र था, वो था बनी पार्क, यहां हमने भर दिया बनी पार्क, यहां पर बनी पार्क भर दिया। अब सबसे मेन चीज आ जाती है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। जब आप उस लिस्ट में जाएंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर ये सारी जानकारियां, जो चारों चीज हैं, चार चीज हैं, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगी। अब बनी पार्क का उस समय का जो निर्वाचन क्षेत्र था 2002 में, तो मेरे पिताजी का वो जो सूची थी, मतदाता सूची, उसमें जब देखा तो इनका निर्वाचन क्षेत्र था 44, ये मैंने यहाँ पर भर दिया। अब भाग संख्या उनकी क्या थी, भाग संख्या थी 101, ये सब कुछ आपको उस मतदाता सूची में नजर आ जाएगा। अब क्रम संख्या, देखिए क्रम संख्या का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके घर में 4 मतदाता हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी, सबसे ऊपर मेरे पिताजी का नाम था, उनका उदाहरण के तौर पे क्रम संख्या 101 थी, माताजी की 102 थी, भैया की 103 थी और मेरी 104 थी। यानी आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का ही क्रम संख्या, जैसे मेरे पिताजी का क्रम संख्या था 398, ये यहाँ पर आपको जानकारी भरनी पड़ेगी। यानी कि ये 4 चीजें आपको कंपलसरी तौर पर भरनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है आप यहाँ पिताजी का भरें, अपनी माताजी का भर सकते हैं, उस माताजी के अनुसार ही आपको, यदि आप यहाँ अपनी माताजी का नाम भरते हैं तो यहाँ आपको रिश्ते के जो रिश्तेदार का नाम है, यहाँ आपको अपने नाना जी का नाम ही भरना पड़ेगा, फिर उनका जो रिश्ता है वह बताना पड़ेगा, और 2002 में वो कहाँ के वोटर थे ये जानकारी आपको इन 6 कॉलम के अंदर देनी पड़ेगी। यानी कि आप देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। सबसे ऊपर की एकदम जानकारी है वो बिल्कुल आसान है, आपको किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप आराम से भर देंगे। इपिक नंबर कंपलसरी नहीं है, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इपिक नंबर किसी भी कॉलम में कंपलसरी नहीं है। इपिक नंबर होते हैं जो आपके वोटर आईडी के ऊपर जो नंबर दिया गया है, इस समय IQT के नाम से आ रहे हैं, पहले BLS थे, उससे पहले RJ थे, तो आपको इपिक नंबर कंपलसरी नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहां आपको संपूर्ण जानकारी देनी है आपकी। इसके बाद लेफ्ट साइड का कॉलम सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था। 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था तो आपको लेफ्ट साइड का कॉलम भरना है, और 2002 की बाद वाली वोटर में आपका नाम आया है, 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो आपको राइट साइड का कॉलम भरना है। इसके बाद यहाँ आपको निर्वाचक या परिवार के किसी वयस्क सदस्य का अंगूठे का निशान या साइन, यहाँ आपको अपना साइन कर देना है, यहाँ BLO के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये करे बाद आप अपना फॉर्म अपने BLO को सबमिट करा दें। अगर आप इस वीडियो में वापस देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये समझाया गया है, और फिर भी कोई समस्या आपको आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम आपको जो भी आपकी समस्या होगी अपना नंबर डाल के भी कर सकते हैं, या हमारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हमारा नंबर भी है, आप हमें कॉल करके भी इस बात की जानकारी ले सकते हैं। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, और
ये पूरी मैंने आपको जो कॉलम है, 3 कॉलम इसमें है, सबसे ऊपर वाला कॉलम, लेफ्ट साइड कॉलम, राइट साइड कॉलम। कई जने ये गलती कर रहे हैं कि सिर्फ ऊपर का कॉलम भर के वो अपने बीएलओ को दे रहे हैं कि नीचे वाले कॉलम बीएलओ खुद भर लेंगे क्योंकि उनके पास लिस्ट है। देखिए, बीएलओ के पास बहुत ज्यादा काम है। वो एक एक फॉर्म को अगर ऐसे भरने पड़े, किसी घर में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, तो उनके सामने बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। तो आप इन आसान तरीकों से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, ये एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए ये हमने आपको बताया है। आपकी देखिए 10 मिनट की आपकी मेहनत होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। हमारे जो बीएलओ साथी हैं उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है। आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, स्कूल एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई का भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। तो आप अपने जो क्षेत्र है उसके बीएलओ की मदद कीजिए, ये फॉर्म भरिए, ये फॉर्म उनसे लीजिए, आप इसको भरिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहले इस फॉर्म की आप एक फोटोकॉपी जरूर करा लेना, क्योंकि भरते टाइम अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो फिर आप व्हाइटनर से उसको घिसते रहेंगे, और भी ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये जब बीएलओ आपको फॉर्म दे तो सबसे पहले आप इसकी 2 कॉपी जरूर करा लें, 2 कॉपी करा लें। उसके बाद एक फॉर्म को भरें, उस फॉर्म के बाद जो अन्य आपके परिवार के सदस्य हैं उन फॉर्म को भरें, लेकिन इसकी कॉपी जरूर करा लेना, क्योंकि बीएलओ को जो फॉर्म दिए जा रहे हैं ये फॉर्म आपकी फोटो लगे हुए फॉर्म है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने बस प्रिंट आउट निकाल लिया और भर दिए। ये आपकी फोटो लगे हुए फॉर्म है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, आपकी संपूर्ण जानकारी इसमें है। तो सबसे पहले आप इसकी फोटोकॉपी कराइए, ताकि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती भी हो जाती है तो आप दूसरा फॉर्म भर सके। अपने बीएलओस की मदद कीजिए। जब सुबह सुबह पेपर में ये खबर पड़ी तो काफी दुख हुआ कि काम का इतना ज्यादा दबाव कि एक परिवार से सदस्य ही चला गया। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि इन बीएलओस की व्यथा को समझते हुए हमें थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस फॉर्म को खुद भरना एकदम आसान तरीका है। इस वीडियो से हमने आपको समझाया है कि किस तरीके से आसान तरीके से आप इसको भर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप अपने बीएलओ के पास संपर्क कीजिए, वो आपको एकदम आसान तरीके से भरना बताएंगे। सबसे ज्यादा महिलाओं के सामने समस्या आ रही है कि शादी हो गई, वो अपने ससुराल में हैं, उनके मदर फादर की जो डिटेल है वह कैसे भरनी है। तो इसी तरीके से आपको ये डिटेल भरनी है, क्योंकि कोई बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मदर फादर कहीं और रहते थे लेकिन अब वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, वहां का आधार कार्ड, वहां का वोटर आईडी सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उनकी जानकारी जैसे आपने अपने माता पिता की जानकारी भरी है वैसे ही महिलाओं को उनके माता पिता की जानकारी भरनी है। ये फॉर्म सबमिट कराना है और अपने जो ये कार्यक्रम चल रहा है एसआईआर फॉर्म भरने का, उसमें अपना योगदान दीजिए। आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और इस फॉर्म को भरिए, जल्द से जल्द जमा कराइए, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण में हम सभी का योगदान है, हम सभी का काम है। इसको ये जिम्मेदारी मत समझिए कि सरकार ने बीएलओ को कह दिया बीएलओ भरेगा। कई लोग फोन कर रहे हैं, जब मैं बीएलओ के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि फोन करते हैं कि सरकार ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, घर आइए, घर आके फॉर्म भरिए और फॉर्म को लेके जाइए। ऐसा नहीं होता है। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। 4 से 5 हजार लोगों की जिम्मेदारी उस बीएलओ, अकेले बीएलओ के पास है, और इतने सारे फॉर्म भरना। देखिए, मैं अगर खुद को बीएलओ की जगह रख के देखूं, जब मैं उनके पास गया तो मैं सच में इस बात को बिल्कुल भी नहीं हिचक रहा हूं कहने में कि वो कितने तनाव में है, कितने दबाव में है। हालांकि ऐसा कोई मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सब कुछ आप कीजिए। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप बीएलओ की मदद लीजिए, बीएलओ आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप मदद करेंगे तो ही मदद की उम्मीद रखिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझाया है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए, मैं खुद फोन उठाऊंगा। मेरा नाम ललित है और आपको जो आगे की जानकारी है, किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है, वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जल्द फिर कोई नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।